नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जून 2024 में लोकसभा के नतीजे आ गए थे। ये तो तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही इंडिपेंडेंटली बहुमत से 32 सीटें दूर खड़ी रह गई थी, पर एनडीए के सहयोगियों की सीटें मिलाकर के 293 आ गई थी। बहुमत के लिए या सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। उतनी सीटें एनडीए के पास थी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और इसी के साथ उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके वो नेहरू के समकक्ष तो कम से कम आ ही गए। जी, एक दूसरा डिवाइस बोल रहा है तो मैं जरा उसको पहले उसकी बोलती बंद कर दूं, तब अपनी आगे चालू करूं। जी, तो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री बन चुके थे तीसरी बार नरेंद्र मोदी और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे थे, या उनके विरोधी क्या कह रहे थे? खुद 10 जनपद के जो वारिस हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी के, राहुल गांधी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी मानो ये अल्पमत सरकार है, रेत की दीवार की तरह ये कभी भी गिर जाएगी। तब आपको भी ध्यान होगा, एक इंटरव्यू इन्हीं प्रशांत किशोर ने एक टेलीविजन चैनल को दिया था, बल्कि कई चैनलों पर उन्होंने ये रिपीट भी किया था। जो अभी हाल में बिहार में खेत रहे, यानी बुरी तरह हार गए, ये दूसरों को सलाह देते थे, बहुत दावे करते थे कि मैंने इतने राज्यों में चुनाव जितवा दिया, मुख्यमंत्री बनवा दिए, लेकिन जब खुद चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे, चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं, तो उनका क्या हाल हुआ? एक भी सीट नहीं आई, खाता भी नहीं खुला और कुल 3% वोट मिले। लेकिन उस समय प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी। उनसे पूछा गया था कि मोदी सरकार का जो जीवन है, जो भविष्य है, कुल मिलाकर के जो कार्यकाल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी संभावनाओं के बारे में क्या कहेंगे? तब इन्होंने कहा था, और वो पते की बात है, सही बात है, उसको मैं गलत नहीं कहूंगा। इन्होंने कहा था कि जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनमें अगर भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, और 6-7 राज्यों के नाम गिनाए थे इन्होंने, 6 में तो हो चुके, अभी 7वां पश्चिम बंगाल है, फिर ये संख्या तो आप बढ़ा सकते हैं, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, कई राज्य हैं जिनमें अभी 2026 में चुनाव होने हैं। 2027 में जाकर के तो 5 राज्यों के चुनाव तो फरवरी में ही हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और 2 राज्यों के चुनाव 2027 के आखिर में होने हैं, गुजरात के और हिमाचल के। लेकिन अभी 2025 तक और 26 तक रखते हैं इस चर्चा को। तो इन्होंने कहा था कि जो 6-7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं, ये सरकार आगे बढ़ती है या भर भरा करके रेत की दीवार की तरह गिरेगी। और आप देखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए,
हरियाणा में हुए, फिर महाराष्ट्र और झारखंड में हुए, दिल्ली में हुए और बिहार में हुए। जम्मू कश्मीर में किसी को कोई गलतफहमी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी कि वो सरकार बना लेगी, घाटी में उसको सीटें मिल जाएंगी, ऐसी भी कोई गलतफहमी उसने नहीं पाली थी, नहीं मिली। और नतीजा ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां सरकार बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहा। 10 साल पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 25 सीटें जीती थी, और जब 10 साल बाद ये चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती, यानी 4 सीटें बढ़ गई। कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन 6 राज्यों में, वो मैं बाद में बताता हूं। हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार बन गई और शानदार मैंडेट मिला उसको। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल कुंडली मारे बैठे थे और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए, दिल्ली की जनता ने भी उठा करके उनको यमुना में फेंक दिया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति बढ़ाई, वो सत्ता से दूर रही, कुछ गलतियां थी, उनका परिणाम उसको झेलना पड़ा। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद ये बिहार का चुनाव बेहद प्रतिष्ठित था और बिहार में तमाम दावे करने के बावजूद और ये इकोसिस्टम जिस तरीके से लगा हुआ था और जिस तरह का एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेतृत्व में उनका जो एनडीए गठबंधन था वो शानदार जीत दर्ज करता है और महाराष्ट्र की तरह इनके खिलाफ जो एकजुट होकर के महागठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे वो 50 सीटें भी नहीं जीत पाता है, तो क्या कहेंगे आप। और वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा था कि अगर ये 6-7 राज्यों में से 5 राज्यों में जीत गए तो फिर इस सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है, ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली। उन प्रशांत किशोर का भी खाता नहीं खुला बिहार में। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जन स्वराज करके, बड़ा पैसा फूंका, बड़े फूल बरसवाए अपने ऊपर, लोगों को जुटाया किसी तरीके से ताकि भीड़ दिखाई दे और ये एक वहम पैदा हो कि प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार को बदलने के लिए आए हैं, आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आए हैं। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 6 राज्यों में से अगर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बात प्रशांत किशोर उस समय कह रहे थे कि नैरेटिव बदल जाएगा और फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को कभी नहीं छेड़ेंगे, यानी समर्थन वापस लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो वो बात तो सही साबित हो गई। और आप में से जितने लोगों ने भी पटना में शपथ समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नीतीश कुमार का जिस तरह का समर्पण, जिस तरह का सम्मान का भाव देखा, और इससे पहले भी प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान भी हम देख रहे थे, सभाओं में, मंच पर वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को सम्मान दे रहे थे, उनके पांव छूने की कोशिश करते थे और प्रधानमंत्री उनको रोक देते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और नीतीश कुमार ने बार बार अपनी सभाओं में भी कहा कि हमसे 1-2 बार गलती हो गई, हम पाला बदल गए, उधर चले गए, अब हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में ये चुनाव परिणाम आए हैं।
3-4 बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको ये जो 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई शोर मचा रहा है, सर्वाधिक एसआईआर का विरोध अगर कोई कर रहा है, जो मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं होना चाहिए, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे की उसकी अपनी व्यवस्था, मजबूरी, कारण क्या है, ये भी समझने की और सोचने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगातार लोग ठुकरा रहे हैं। राहुल गांधी जिन मुद्दों पर जाकर के जनसभाओं में या पब्लिक के बीच में जाकर के बातें कर रहे हैं, वो लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रही हैं, और कोई उन पर और उनकी पार्टी पर अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी के भीतर से कोई ये सवाल खड़े ना करने लगे कि राहुल गांधी ही पनौती हैं, इन्हीं की वजह से पार्टी हारती जा रही है, इनको हटाओ। इसलिए एसआईआर का भी विरोध हो रहा है, वोट चोरी की भी बात की जा रही है, और अब छठे राज्य यानी बिहार में भी बहुत बुरा परफॉर्मेंस, सबसे बुरा परफॉर्मेंस करने के बाद लोगों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में रैली की बातें कर रहे हैं कि 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली करेंगे। पूरे देश में पार्टी के नेताओं को काम पर लगा रखा है कि 5 करोड़ दस्तखत लेकर के आओ एसआईआर के खिलाफ, और उसका जो है एक मेमोरेंडम बना करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाइयां हैं। परफॉर्मेंस क्या रहा है कांग्रेस का? जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में केवल 6 सीटें, हरियाणा में 90 के सदन में केवल 37 सीटें, महाराष्ट्र में 288 का सदन है, 288, केवल 13 सीटें, झारखंड में अगेन पुअर परफॉर्मेंस, 16 सीटें, दिल्ली 0 सीट, खाता भी नहीं खोला, और बिहार में 243 सीटें हैं, 6 सीटें। जो आदमी नाच नहीं जानता वो आंगन को टेढ़ा ही बताएगा। कांग्रेस का एक तरीके से भट्टा बैठ चुका है, और वो इसलिए बैठा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों ने अब सुननी बंद कर दी है। उनका ये मानना है कि ये जनता से, जनता के मुद्दों से बिल्कुल कटे हुए हैं। ये सही मुद्दों को ना पहचान पा रहे हैं, ना उठा पा रहे हैं, ना इनके पास जो संगठन में एक ताकत होती है वो बची है, बल्कि अब लोगों का इसलिए भी भरोसा डिग गया है कि आप आए बाएं साएं गा रहे हैं। आप बेवजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहते हैं। आप चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त पर आप नाम ले लेकर के, उनकी जाति लेकर के उन पर अटैक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनकी समझ में नहीं आ रही हैं, या इनको कोई बताने वाला नहीं है। और अब तो अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको समझ में आएगा, जो कभी इनकी वकालत करते थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाला खींच करके लड़ रहे थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के तौर तरीकों और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव में, वो एक कहावत है गांव में, जुआ डालना, जब खेत जोतने के लिए हल चलाते थे और बैलों को उसमें जोतते थे, तो कोई कोई बैल जो जुआ रखते थे उसको डाल देते थे नीचे। यानी या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या उसका मन नहीं है, या ताकत नहीं है, या वो किसी भी तरीके से
नाराज है या उसका पेट नहीं भरा हुआ है, कारण चाहे जो हो। तो ये बड़ी कहावत है वहां की, जुआ डाल देना। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, अब उनका विश्वास रह नहीं गया नेतृत्व से, लेकिन कोई कहने की इसलिए हिम्मत नहीं कर रहा कि ये सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं। और नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस खानदान के चश्मो चराग हैं। तो आज कई बातें हम करने वाले हैं, ये बता करके कि जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है इस सरकार के बारे में। और ये नैरेटिव केवल इसलिए नहीं बदला है कि 6 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 3 राज्यों में तो उसके अपने मुख्यमंत्री, बिहार में नीतीश बाबू जो उनके सहयोगी हैं। बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से और जिस धमक के साथ और विश्वास के साथ वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार ने पारित कराया, उसको कानून बनाया, इसके अलावा पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, 4 दिन में ही घुटनों पर ला दिया, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जगह दिखाई और वो उपेक्षा को, और जिसको कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को ये हुक्म देते हैं, और भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा देश बन गया है जिसने उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और ये मैसेज भेज दिया कि भारत अब अपने फैसले खुद करेगा, आपके कहने से ना बैठेगा, आपके कहने से ना उठेगा। यानी उठक बैठक नहीं लगाएंगे पाकिस्तान की तरह या दूसरे देशों की तरह। उनके कई बार बुलाए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, ना वाशिंगटन गए, ना शर्म अल शेख में गए जब गाजा पीस समिट हो रहा था, ना अभी जब मलेशिया में समिट हो रही थी वहां गए, ना यूएन में असेंबली को संबोधित करने के लिए गए। अब जोहान्सबर्ग में जो G20 समिट हो रही है उसमें चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप नहीं आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री वहां गए हैं। ये संदेश और संकेत साफ हैं कि आप चाहे 60 बार बयान दे लीजिए कि सीज फायर मैंने कराया, आप चाहे 100 बार दोहरा लीजिए कि मैंने ये धमकी दी और मैंने वो धमकी दी और फला अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके ये वादा किया, वो वादा किया, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, उनको जगह दिखा दी। दूसरे, जो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हमने इस लोकसभा के चुनाव के बाद और कांग्रेस के 99 सीटें जीतने के बाद सदन के भीतर और सदन के बाहर देखी थी, और जिस तरह से वो बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, अब वो सारी अकड़ ढीली हो चुकी है। न केवल राहुल गांधी की, बल्कि आप बाकी की लैंग्वेज भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रवक्ताओं को ये निर्देश जारी किए हैं कि आप किसी के भी बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उत्तेजना में आकर के बात नहीं करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में, आस्था के प्रतीकों के बारे में भी आप सोच समझ करके बयान देंगे, बल्कि बयान ही नहीं देंगे। उधर तेजस्वी यादव ने हार के बाद कहा है कि मैं सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी समुदायों का सम्मान करूंगा। ये कैसे बदल रही है? तो बात एक्चुअल में ये है कि एक वो शेर है कि सच सच रहे, घटे ना बढ़े, और झूठ की तो कोई इंतहा नहीं होती। तो वही बात इस समय कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर लागू हो रही है। ये जो 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है, 3 में बीजेपी और 1 में नीतीश की, इससे एक बात साफ हो गई है, ये नैरेटिव चला गया है, बन गया है लोगों के दिमाग में, जहन में। और इस समय अगर राजदीप सरदेसाई, अजीत, अंजुम और तमाम लोगों के सुर बदले हुए हैं, यहां तक के आपका वो यादव, योगेंद्र यादव, उसके भी सुर बदल गए।
वो अब राहुल गांधी पर नौटंकी करने के आरोप लगा रहे हैं। ये सुर क्यों बदले हैं? क्योंकि वो नैरेटिव खारिज हो चुका है जो इन्होंने बनाया था लोकसभा चुनाव के बाद कि ये कमजोर सरकार है और हम तो अब विनिंग ट्रैक पर आ गए हैं। ये कमजोर सरकार नहीं है, एक तो ये नैरेटिव स्थापित हो गया है। नायडू और नीतीश की बैसाखी पर ये सरकार नहीं टिकी है, ये भी नैरेटिव सेट हो गया है। ये दीवार की तरह, रेत की दीवार की तरह भी सरकार नहीं है कि कोई एक धक्का मारेगा और ये गिर जाएगी। और नीतीश बाबू को अगर 2020 में 43 सीटें लाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी ने, तो ये नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई और जानता हो या ना जानता हो। और अभी 2025 में भी उनको 10वीं बार भी कंटिन्यू रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के मुरीद हैं, ये बार बार सिद्ध हो चुका है। वो अपने यहाँ के तमाम बड़े कार्यक्रमों में मोदी को बुलाने के लिए लालायित दिखते हैं और वो खुद अब हिंदुत्व के रंग में रंग गए हैं। पिछले दिनों एक घटना और हुई थी, लोगों ने नोटिस किया था। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी ने एक बार एक मुस्लिम की टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, नीतीश कुमार ने भी बिहार में एक जगह जब उनको टोपी पहनाने की कोशिश हुई, मना कर दिया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर कमी नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन राहुल गांधी अभी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और अभी भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना, नैरेटिव अभी भी बदलने की कोशिश करना, अभी भी बहाने बनाने की कोशिश करना कि कांग्रेस पार्टी हार रही है तो इसलिए कि कोई मैच फिक्सिंग चल रही है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में। लेकिन जिस तरह से ये गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत पिच पर खेल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये और खराब होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।